क्लास नंबर 6 लेके आए हैं आपके लिए। पिछली 5 क्लासेस आप लोगों ने देखी है, देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। उन लोगों से बोले वो भी देखें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। डाउट्स हों, जो भी सब्जेक्ट इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डाउट्स पूछें, ज़रूर पूछें। आपके डाउट से हमको भी लगेगा कि हाँ हम लोग सही डायरेक्शन में हैं। तो यही उम्मीद है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। एक मिनट, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा गया है। कौन सा सबसे मजबूत एसिड है इन सभी में से? पहला आपका ऑप्शन है एसिटिक एसिड CH3COOH, दूसरा वाला है ब्रोमो एसिटिक एसिड, तीसरा वाला है फ्लोरो एसिटिक एसिड या क्लोरो एसिटिक एसिड। सारे एसिटिक एसिड है। पहला प्योर एसिटिक एसिड है आपका, ठीक है, एथेनोइक एसिड जिसको आप बोलेंगे, एथेनोइक अम्ल। उसके बाद उसका ब्रोमो डेरिवेटिव है, फिर फ्लोरो डेरिवेटिव है, फिर जो है क्लोरो डेरिवेटिव है, CH3COH, BrCH2COH, FCH2COH और क्लोरो। आंसर इसका फ्लोरो एसिटिक एसिड। अब आंसर यहाँ पे रीज़न आपके लिए नहीं लिखा, आपको समझना है, ध्यान से समझे इसको। फ्लोरो एसिटिक एसिड क्यों है? ये जितने भी एसिटिक एसिड हैं, एसिटिक एसिड के साथ जो डेरिवेटिव जुड़ा हुआ है, ये वीक एसिड होता है आपका। जो एसिटिक अम्ल होता है ये कमजोर होता है, वीक एसिड होता है। उसके बाद बचे एक ब्रोमो डेरिवेटिव है, एक फ्लोरो डेरिवेटिव और एक क्लोरो डेरिवेटिव है। तो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, उसमें आपके हेलोजन एलिमेंट है, पहला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा सबसे पहला जो इस ग्रुप का जो मेंबर है फ्लोरीन, ये पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखें तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये जो विद्युत ऋणात्मक जो एटम है, परमाणु है, इसके साथ जुड़ गया एसिटिक एसिड के साथ, तो क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है, विद्युत ऋणात्मक तत्व की टेंडेंसी क्या होती है कि वो जब बॉन्ड बनाता है तो उसकी टेंडेंसी होती है शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो आसानी से COO और H इनके बीच का बॉन्ड जो है कार्बोक्सिल, ये जो है ये H आसानी से दे देगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी ओर खींच लिया है। तो आसानी से इन O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, H+। और कल ही हमने पढ़ा था कि जो आसानी से H+ दे दे वो सब कौन होते हैं, एसिड होते हैं। तो एसिड सारे हैं, लेकिन ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, इन तीन का कंपैरिजन करें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन से कम है। ये और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन ही है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक। तो ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा तो आसानी से H+ मिलेगा। तो इन सबसे कंपेयर करेंगे, अगर हम इन सबसे तुलना करें, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन भी आ सकता, फ्लोरीन, तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन होने की वजह से ये साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो आसानी से इन सब की तुलना में आसानी से H+ ये देगा, और जितनी आसानी से H+ मिलेगा ये उतना ही मजबूत अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा आपका। तो ये इसका रीजन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन अच्छे इजी क्वेश्चन है, जरूर सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन प्रकृति में क्षारीय होगा? जलीय विलयन मतलब कि ये जो ऑप्शन दिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, ठीक है, ये ऑप्शन गलत लिखा गया आपका। सोडियम क्लोराइड 2 बार हो गया है, एक पोटेशियम सल्फेट है आपका। तो ये जो आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का आपका ऑप्शन इसमें 2 बार हो गया है। सोडियम एसीटेट, पोटेशियम सल्फेट, आंसर आपका इसका सोडियम एसीटेट है। अब इसका रीजन पहले क्वेश्चन को ढंग से समझ ले, कौन सा जो जलीय विलयन है वो प्रकृति में क्षारीय होगा। जलीय विलयन मतलब कहीं ना कहीं पानी मिला हुआ आपका सॉल्यूशन, वो प्रकृति में क्षारीय होगा। अब प्रकृति क्षारीय किसकी होगी?
जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन में अम्ल की बात की और कल भी बोला था कि ऐसे सारे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ देते हैं वो अम्ल होते हैं। उसी तरीके से ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर आपको OH- हाइड्रोक्सिल आयन दे दे वो सब क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, यानी कि क्या होंगे, क्षारीय होंगे, क्षारीय प्रकृति होगी उनकी। पहली बात तो ये क्षारीय होने का रीजन। अब यहाँ अपने को रीजन देखना है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम एसीटेट और पोटेशियम सल्फेट है, ठीक है। इसमें से सही आंसर है हमारा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला ये दिया हुआ है आपका CH3COONA, सोडियम एसीटेट। अब ये सोडियम एसीटेट, इसकी रिएक्शन आप ध्यान से समझना, ये सोडियम एसीटेट, ये पानी H2O, HOH लिखा गया है, तो CH3COO और ये H इस जगह जाके जुड़ जाएगा तो आपका बन जाएगा CH3COH एसिटिक एसिड, और एक आपका Na और एक OH, NaOH। अब ये जो एसिटिक एसिड है और ये जो NaOH है, दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य का कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझा चुका हूँ। ऐसे विद्युत अपघट्य जो आसानी से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, होते प्रबल, और जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते, आयनित तो होते लेकिन पूरी तरीके से अपने आयनों में टूट नहीं पाते, डिसोसिएट नहीं हो पाते, वो अल्प आयनित होते हैं। ये पूर्ण आयनित, ये अल्प आयनित, तो ये प्रबल है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो एसिटिक एसिड आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य हो गया, अल्प आयनित होगा, यानी पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं हो पाएगा। तो इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो आपने पानी में घोल के जो बनाया है, जो विलयन, और ये जो हमें मिला एसिटिक एसिड NaOH, ज्यादा क्वांटिटी में होगा आपका, ज्यादा मात्रा में होगा NaOH, और NaOH का कौन सा वाला हिस्सा, OH-। और OH- के बारे में भी अपन ने बात की कि जो आसानी से OH- आयन आपको देते वो सब क्षारीय होंगे प्रकृति में। तो NaOH प्रबल विद्युत अपघट्य, पूर्ण रूप से आयनित होगा, पूर्ण रूप से आयनित होगा तो आपको ज्यादा OH- मिलेंगे, और पूरे सॉल्यूशन के अंदर, विलयन के अंदर आपको क्या मिलेंगे, OH- आयन्स मिलेंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से आयनित हो पा रहा है और ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पा रहा। OH- ज्यादा मिलेंगे तो जो विलयन बना उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। ये आपका CH3CO-, ये Na+ और ये H2O, आपका एसिटिक एसिड, ये Na+ और ये OH-। तो ये इन आयनों की सांद्रता पूरे विलयन में ज्यादा होने की वजह से ये जो विलयन होगा आपका, ये किस प्रकृति का हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। तो आंसर है सोडियम एसीटेट। कारण क्या है, ये सोडियम एसीटेट को जब जल में घोलेंगे तो दो प्रकार के आयन मिलेंगे, CH3COH एसिटिक एसिड और NaOH। एसिटिक एसिड जो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य, कम आयनित होगा, अल्प आयनित होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल विद्युत अपघट्य, पूर्ण रूप से आयनित होगा। आयनित होने की वजह से जो पूरे विलयन के अंदर हमको NaOH, OH- आयन्स की सांद्रता, कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो जो विलयन है वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म कार्बन मोनोऑक्साइड CO द्वारा नहीं दर्शाया जाता है। कौन सा गुणधर्म जो है कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं दर्शाएगा। पहला ऑप्शन है यह एक उदासीन ऑक्साइड है, दूसरा यह प्रकृति में प्रतिचुंबकीय होता है, तीसरा है CO2 निर्माण के लिए गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, और चौथा है इसकी आबंध कोटि 2.5 के बराबर है। तो इसका सही जो आंसर दिया हुआ है वो है कि आबंध कोटि जो है इसकी कितनी है, 2.5 के बराबर है। अब इन ऑप्शंस को एक बार आप चेक कर लेते हैं कि ये उदासीन ऑक्साइड है। जनरली ऑक्साइड जो होते हैं मेटल नॉन मेटल के, वो या तो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, और कुछ ऐसे होते हैं दोनों प्रकार की प्रकृति, एम्फोटेरिक एंड उभयधर्मी प्रकृति दिखाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन है, ना तो अम्लीय ना क्षारीय। अगला प्रतिचुंबकीय मतलब चारों तरफ जब चुंबकीय फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए तो उसकी ओर आकर्षित नहीं होते। अगर अणु चुंबकीय होगा तो पूर्ण रूप से उस चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर आकर्षित करेगा, उस क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे। ये प्रतिचुंबकीय आकर्षित नहीं होगा। दूसरा आखिरी वाला जो इसका ऑप्शन है तीसरा, कि CO2 निर्माण के लिए जब CO2 का निर्माण किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड की मदद से, तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता O2 और CO2 निर्माण में हेल्प करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन ये गुण दर्शाता है, ये तीनों। लेकिन चौथा जो ऑप्शन है आबंध कोटि बॉन्ड ऑर्डर, अब बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात कर ले कि एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर है क्या। कि भाई बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बंध है, जितना बंध है वो इसकी क्या हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर या तो सिंगल हो सकती है
या डबल हो सकती है या ट्रिपल हो सकती है, यानी कि जो बंद है वो तो सिंगल एकल बंद हो सकता है, द्विबंद हो सकता है, त्रिबंद हो सकता है। कभी भी बंद फ्रैक्शन में या डेसिमल, मतलब कि ना तो फ्रैक्शन में होगा ना दशमलव पद्धति में होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा 3 होगा, यहाँ पे दशमलव में दिया है। इस तरीके के जिनमें बॉन्ड ऑर्डर इस तरह की बंद आता है, इस तरीके का बॉन्ड ऑर्डर या अबंध कोटि 1.5 2.5, तो ऐसे अणु संभव ही नहीं है। तो ये इसका आंसर ये वाला सही है। अबंध कोटि जो है 2.5 के बराबर है। कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2.5 वाला बंध पॉसिबल नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर ये नहीं है। तो दो परमाणुओं के बीच में जितने बंध प्रेजेंट होते हैं वो उसकी बॉन्ड ऑर्डर होगी अबंध कोटि। तो ये इसका सही ऑप्शन है कि 2.5 इसकी अबंध कोटि होती है। ये गुण ये नहीं दर्शाएगा। अब एक संख्यात्मक प्रश्न आप लोगों के लिए, पेपर पेन लेके जरूर बैठे, नोट करें। प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया की अर्धायु, प्रथम कोटि है ना रासायनिक अभिक्रिया की अर्धायु हाफ लाइफ 6.93 मिनट है। एक रासायनिक अभिक्रिया है प्रथम कोटि वाली, उसके लिए जो अर्धायु काल है 6.93 मिनट, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया है इतना समय में आधी हो जाएगी। तो रासायनिक अभिक्रिया के 99% तक पूरा होने के लिए, वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और वो मतलब ऑलमोस्ट पूरी होने में 1% बाकी रह जाए, 99% पूरा होने में उसका समय कितना लगेगा, आवश्यक समय कितना होगा। ऑप्शन है आपका 460.6 मिनट, 46.06 मिनट, 23.03 मिनट और 230.03 मिनट। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पूरे सवाल को ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। अर्धायु, अर्धायु क्या होती है कि वो समय जिसमें कोई अभिकारक जैसे ए है अपनी सांद्रता का 50% आधा जितना जिस समय में हो जाए, मान लो 10 मिनट है, 20 मिनट है, आधा घंटा, 45 मिनट, जो भी है, उस समय में जिसकी सांद्रता आधी हो जाए रासायनिक अभिक्रिया की किसी तत्व की, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, अर्धायु हाफ लाइफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अर्धायु कितनी दी हुई है, रासायनिक अभिक्रिया है जिसकी अर्धायु 6.93 प्रथम कोटि की। उसके लिए सूत्र कौन सा लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, T = 2.303 के log A अपॉन A माइनस एक्स। प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया के लिए अगर अर्धायु अपने को अर्धायु का निकालना तो ये सूत्र आपको लगाना है। इसमें K क्या है, K रेट कांस्टेंट है, दर स्थिरांक। K क्या है, दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। और अर्धायु, अगर हमको अर्धायु निकालना है T हाफ, तो ये होता है 0.693 बटे क्या हो जाएगा, K। ये आपकी मान लो इसको इक्वेशन नंबर हमने यहाँ पे दे दिया कि इक्वेशन नंबर 1 है कि अर्धायु T हाफ T1/2 = 0.693 अपॉन K। K क्या है, दर स्थिरांक है। अब A क्या है कि A का मान है 100 के बराबर। ये पूरी अभिक्रिया अगर पूरी होगी तो कितने प्रतिशत होगी, 100%। उसमें से कितनी पूरी हुई है, 99%। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ 99%। तो इसको क्या मान लिया हमने, x कि 100 पूरी होनी चाहिए थी, 100 में से कितनी पूरी हुई है, 99। तो इसके आधार पर हम ये जो a माइनस एक्स है इसको निकाल लेंगे कि a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, a है आपका 100 और x क्या है 99, तो कितना बचा आपका 1। अब ये जो मान हमने निकाल लिए हैं, इक्वेशन 1 को अगर अपन हल करें तो कैसे होगा, अभी आपने देखा था K = ये T हाफ = 0.693 K। अब अगर हम लिखे K = तो 0.693 अपॉन T हाफ, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है इसकी, इसलिए ऐसा किया गया है। इक्वेशन में देखिए अर्धायु दी हुई है 6.93 और हमने कितनी लिखी हुई है 0.693। तो K बराबर ये 0.693 बटे T हाफ, और T हाफ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 6.93। तो ये K का मान ये हो गया आपका 0.693 बटे 6.93। अब वापिस उस इक्वेशन में अगर हम मान रखें तो 2.303 बटे T लॉगरिथम A अपॉन A माइनस एक्स। तो लॉग का ये मान 0.693 बटे 6.93 ये हमने यहाँ पुट कर दिया आपके, ये 2.303 T लॉग, और A का मान कितना अभी देखा हमने 100, और a माइनस एक्स निकाला 1। अब अगली बार इसको डिवाइड कर दे आप 0.693 बटे 6.93, तो आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया 0.1, ये काम अपना आसान हो गया। बचा 2.303 T गुणित a log 100, a log 100। ये कैसे हुआ, ये एक सूत्र होता है लॉगरिथम निकालने का, x बटे y। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो y log x हो जाएगा। तो ये आपका y है,
और ये आपका x है तो ये 1 आगे चल जाएगा, तो y log x मतलब 1 log 100, और log 100 की वैल्यू अपने को पता रखनी पड़ेगी। ये t का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो 0.1 गुणित t 2.3031 और log 100 का मान होता है 2, बहुत आसान है। log 100 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2.303 गुणित 1 गुणित 2, इन सबको हल करेंगे तो 4.606 और ये 0.1 t। अगर हमें t का मान निकालना है तो इसको यहाँ डिवाइड में ले आएंगे, 4.606 बटे 0.1, तो आंसर आपका आ जाएगा 46.06 मिनट। ये आपका अर्धायु काल आ गया है। पूरा जो समय पूछा है, अर्धायु काल तो दिया हुआ है, पूरा जो समय पूछा है कितना टाइम लगेगा उस पूरी रिएक्शन को 99% कंप्लीट होने में, तो कितना लगेगा 46.06 मिनट। ये रहा आपका ऑप्शन पहला, सेकंड वाला कि 46.06 मिनट, है ना। फिर से देख ले एक बार, अर्धायु टी आप 6.93 दी हुई है, सूत्र ये लगाना t इक्वल टू 2.303 बटे के log a अपॉन a माइनस एक्स, के क्या है दर स्थिरांक रेट कांस्टेंट, अर्धायु टी आप 0.693 के बराबर होता है, a को मान लिया 100, पूरी रिएक्शन 100% होगी 100 में कन्वर्ट होगी, और हुई अभी कितनी x की वैल्यू 99, a माइनस एक्स हो जाएगा तो एक उत्तर आ जाएगा, 100 में से 99 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है। टी हाफ की वैल्यू इक्वेशन में दी हुई है, पूरे सवाल में दी हुई है 6.93, तो 0.693 बटे 6.93, के का मान निकालना है 2.303 बटे टी log a बटे a माइनस एक्स, 0.693 बटे 6.93, ये पूरा सोल्व कर लिया हमने, a का मान रख दिया 100, a माइनस एक्स का मान 1, इसको हल किया तो 0.1 2.303 बटे टी a log 100, ये क्यों आया क्योंकि log जो है x, ये सूत्र होता है log x बटे y, हो जाएगा y log x, तो 1 log 100, 1 की जगह 1, log 100 की वैल्यू होती 2 और 0.1 में t का गुणा कर दिया तो 0.1 t, इसको सोल्व किया 2 में 1 का गुणा किया 2, इसका इसमें गुणा किया 4.606 डिवाइडेड बाय 0.1, आंसर आ गया आपका 46.06। इस क्वेश्चन को जरूर करें, इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं पुराने पेपर्स में, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, जरूर करें इसको, कुछ प्रॉब्लम आज पूछे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अंडे की एल्ब्यूमिन, अंडे जो है उसके अंदर एल्ब्यूमिन होता है, अंडे की एल्ब्यूमिन के आणविक द्रव्यमान को यथार्थता यानी एक्यूरेसी से निर्धारित करना है। अंडे का जो एल्ब्यूमिन है उसका आणविक द्रव्यमान कितना, उसको हमको निर्धारित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म हमको लेना पड़ेगा, है ना। ऐसे गुणधर्म जो अणुओं पर निर्भर करते हैं, है ना, सोल्यूट के मोलिक्यूल मतलब विलय के अणुओं के ऊपर जो निर्भर करेंगे वो सब अणुसंख्यक गुणधर्म है। जैसे आपका क्वथनांक में उन्नयन है, हिमांक में उन्नमन है, परासरण दाब है, ये सारे जो है अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो अंडे की एल्ब्यूमिन का आणविक द्रव्यमान अपने को निर्धारित करना, तो इनमें से कौन सा गुणधर्म उस कार्य में हमारी मदद करेगा, परासरण दाब करेगा, क्वथनांक का उन्नयन मतलब क्वथनांक का बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, हिमांक का उन्नमन, या वाष्प दाब का अपेक्षित निम्नन यानी वाष्प दाब जो है वो कम हो जाए। तो इसका सही जो जवाब है वो है परासरण दाब। अब परासरण दाब क्यों है, परासरण किसे कहते हैं, विलायक है सोलवेंट का किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली, ऐसी झिल्ली जो अर्ध पारगम्य मतलब जिसमें से छोटे छोटे जो छेद होते सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही वो अपने में से आर पार आने दे, वो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना, है ना, विलायक के अणु किधर जा रहे हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या हो रहा है, गमन कर रहे हैं। बीच में क्या है आपकी अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है, वो कुछ सिलेक्टिव साइज के मॉलिक्यूल को पार्टिकल्स को ही मतलब जिनका साइज इससे थोड़ा छोटा होगा, इस अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर जो है छेद उनसे छोटा होगा वो निकल पाएंगे, बाकी नहीं निकल पाएंगे। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से जब सोलवेंट के मॉलिक्यूल यानी विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं तो इसको हम कहते हैं परासरण, और यहाँ पे सही ऑप्शन है परासरण दाब। अब उस परासरण की क्रिया को मुझे रोकना हो, मान लो परासरण का उदाहरण क्या है, घर में खीर बन रही है और खीर बनने के लिए हमने उसमें डाली किशमिश, वो किशमिश जब खीर खाएंगे तो बिल्कुल फूल के हो जाती है वो, तो वो क्या है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस है, परासरण की क्रिया है।
तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब, जो प्रेशर में लगाऊंगा वो हो जाएगा परासरण दाब। तो ये तो परासरण और परासरण दाब का कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें परासरण दाब का कॉन्सेप्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि जो अंडे की जो झिल्ली है, यहाँ अंडे के बारे में बात की, अंडे की एल्ब्यूमिन है, उसका आणविक द्रव्यमान निर्धारित करना है। अंडे की जो झिल्ली होती है वो अपने आप में एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करेगी, इसलिए इन सभी में जो सही ऑप्शन है वो परासरण दाब। क्वथनांक का उन्नयन नहीं आएगा। क्वथनांक का उन्नयन मतलब कि बॉइलिंग जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था उससे थोड़ा बढ़ गया। हिमांक का होना मतलब फ्रीजिंग पॉइंट उसका है ना, वो कम हो गया। या वाष्प दाब का सापेक्षिक निम्नन मतलब जो उसका वेपर प्रेशर होना चाहिए था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो तीन ऑप्शन इसके सही नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस से जुड़ा हुआ ये आपका कॉन्सेप्ट है। और आप लोग बायो के स्टूडेंट है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। आपका अगला संख्यात्मक प्रश्न है कि यदि पोटेशियम क्लोराइड KCl को स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 के 10⁻⁴ मोल% के साथ मिला दिया जाए, है ना, ये मिला रहे अपन KCl को स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ, तो धनायन रिक्तियों की सांद्रता कितनी होगी इनमें से। तो धनायन की रिक्तियां मतलब कि इनमें जैसे Ka+Cl- और स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ये स्ट्रोंशियम क्लोराइड है, Sr पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो स्ट्रोंशियम है ये अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा, तो धनायन अपनी जगह छोड़ के चला गया, तो ये जो पैदा होगी उससे रिक्ति, वैकेंसी, उसको बोलेंगे धनायन रिक्तियां। तो कितनी होगी धनायन रिक्ति अगर अपन KCl को स्ट्रोंशियम क्लोराइड के इतने % सॉल्यूशन के साथ मिला दें, 6.02 × 10⁻17 या 6.02 10⁻18 या 6.02 10⁻19 और 1.0 × 10⁻2, ये इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन है हमारा 6.02 10⁻17। आंसर ये क्यों है उसको देखते हैं। KCl द्वारा उत्पन्न धनायन रिक्तियों की संख्या हमारे क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 10⁻⁻4 मोल लिख दिया हमने। 100 मोल KCl में धनायन रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻4, इसको 100% मान लिया। हमको कितने में निकालना, 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 बटे 100, ये 10⁻⁻4 कितना हो गया ना, 100% हो जाएगी, तो उसको क्या मान लिया 100। और 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 × 10, 10 × 10 यानी 10⁻2, और ये 10⁻2 जब ऊपर जाएगी तो ये भी माइनस हो जाएगी, तो 10⁻⁻4 10⁻2 कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻6। तो ये क्या हो गई कि रिक्तियों की संख्या हो गई। अगर हमें कुल रिक्तियां निकालनी है ना, पूछा क्या है क्वेश्चन में कि धनायन रिक्तियों की सांद्रता अपने को निकालनी है। कुल रिक्तियां 10⁻⁻ से Na, ये Na कल भी आया था, एवोगैड्रो नंबर, जिसका मान कितना होता है 6.023 × 10⁻23 या 6.022 भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, एवोगैड्रो नंबर होता है। तो 10⁻⁻6 तो ये पहले से दिया हुआ है रिक्तियों की संख्या, उसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे अपन, यानी 6.023 × 10⁻23 से, तो 10⁻6 और ये तो 10⁻23 और -6, ये कितना हो जाएगा 17। तो ये आपका आंसर आ गया 6.023 × 10⁻17। बस आसान है, थोड़ा सा फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये जरूर याद रखिए, ये यहाँ से शुरुआत से जरूर ध्यान रखना है। रिक्तियाँ 10⁻⁻4 दी है, ये 100 मोल के बराबर 1 मोल की निकालना है, तो 10⁻⁻4 बटे क्या हो गया 100, और 100 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻2 10⁻2 100 हो जाएगा, 10⁻⁻4 और -2 -6, एक दो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विषम देशिकता एनाइसोट्रॉपी का गुण दर्शाएगा इनमें से। एनाइसोट्रॉपी अभी समझाएंगे क्या होता है, क्रिस्टल से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका ये। पहला ऑप्शन है कैल्शियम फ्लोराइड या जिंक सल्फाइड दर्शाएगा, या कांच और लकड़ी का कोयला, लकड़ी कोयला जिसको हम चारकोल बोलते हैं, या प्लास्टिक और ग्रेफाइट बताएगा, या हीरा और लकड़ी का कोयला जिसको चारकोल बोला जा रहा है वो दर्शाएगा। इन चार में से सही आंसर हमारा कैल्शियम फ्लोराइड और जिंक सल्फाइड। अब वो क्यों है वो अभी समझते हैं, ये वाला आपका आंसर करेक्ट है। ये विषम देशिकता क्या, विषम देशिकता क्रिस्टली ठोस का एक गुण होता है, ठीक है, क्रिस्टली ठोस किसका, विषम देशिकता। अब विषम देशिकता होती क्या है, ऐसे ठोस जिनमें विभिन्न भौतिक गुण, विभिन्न प्रकार के भौतिक गुण, भौतिक गुण कौन सा, जैसे कि अपवर्तनांक, प्रकाश विभिन्न माध्यमों से गुजरता है तो वो क्या होता है कि अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ जाता है, डेविएट हो जाता है। ये अपवर्तनांक
भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न होता है। यानी कि क्रिस्टली ठोस का एक ऐसा गुण, और कौन से वाले, भौतिक गुण, जिनका मान भिन्न भिन्न दिशाओं में, जैसे एक्स डायरेक्शन में जाएगा अलग होगा, वाई डायरेक्शन में जाएगा अलग होगा, और जेड डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग होगा। तो क्रिस्टली ठोसों के इस प्रकार के भौतिक गुण जो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं, उस गुण को हम कहते हैं विषम देशिकता या एनाइसोट्रॉपिक। और ये कौन दर्शाते हैं, क्रिस्टली ठोस दर्शाते हैं। और क्रिस्टली ठोस के उदाहरण क्या है, शक्कर है, नमक है, और सभी ठोस तत्व जिसमें धातु और अधातु मिली हुई हो। अब ये जो आपका सही ऑप्शन है, इसमें धातु अधातु दोनों है, कैल्शियम फ्लोराइड और जिंक सल्फाइड। तो यही आपको ऑप्शन समझ में आ जाएगा, ये क्रिस्टली ठोस है। और क्रिस्टली ठोस विषम देशिकता का गुण दर्शाता है। और क्वेश्चन यही पूछा है, विषम देशिकता एनाइसोट्रॉपिक कौन दर्शाएगा, तो क्रिस्टली ठोस दर्शाएंगे। और क्रिस्टली ठोस में ये कैल्शियम फ्लोराइड और जिंक सल्फाइड है। अब अक्रिस्टली ठोस के उदाहरण भी लिखे गए आपके लिए, देख लीजिए, कांच, लकड़ी का कोयला बार बार आए हैं अभी, प्लास्टिक, ठीक है। तो ये सब जो बाकी के जो तीन है, कहीं ना कहीं ये क्रिस्टली ठोस का एक मिक्सचर है, ग्रेफाइट भी जिसमें शामिल है, प्लास्टिक है, कांच है, लकड़ी का कोयला है। तो बचा कौन सा, कैल्शियम फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड, जो कि क्रिस्टली ठोस है, ये जो है एनाइसोट्रॉपिक गुण दर्शाएगा। और अक्रिस्टली ठोस आइसोट्रॉपिक गुण दर्शाएगा, है ना। आइसोट्रॉपिक गुण दर्शाएगा मतलब इसमें क्या होगा कि हर दिशा में मान एक जैसे ही होगा, अलग अलग भौतिक गुण जो अपवर्तनांक वगैरह का जो मान है वो अलग अलग नहीं होगा, वो सेम रहेगा, एक जैसा होगा। तो आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस के गुणों के बारे में और उनके उदाहरण के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका आज का आखिरी, निम्न में से कौन सा, ये एक्चुअल में मुझे एक्सप्लेन करना ही नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन हो चुका है वैसे आपका, ये सेम नहीं हुआ है, बाकी ये इतनी बार हो गया कि याद हो गया होगा आपको। निम्न में से कौन सा परमाणु त्रिज्या और फलक केंद्रित घन इकाई सेल FCC, फलक केंद्रित घन इकाई सेल और परमाणु त्रिज्या R का कल डाउट भी सोल्व किया था हमने, त्रिज्या वाला, कोर लंबाई के बीच सही संबंध है। यानी कि कौन सा ऐसा सूत्र है यहाँ जो परमाणु त्रिज्या और फलक केंद्रित घन इकाई सेल FCC के बीच में एक रिलेशनशिप को, एक जो है आपस में उनके संबंध को दर्शाएगा। R = a/2√2, R = √3/4a, R = √3/2a, R = a/2। तो आंसर है a/2, ये हो चुका है, आता है आपको। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनी इकाई कोशिका की इकाई त्रिज्या का मान निकालना हो तो a/2, FCC का निकालना हो तो ये, और घनी काय केंद्रित BCC का निकालना हो तो √3/4a। तो परमाणु त्रिज्या और फलक केंद्रित घनी इकाई सेल के क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लिए गए हैं अभी तक। 6 क्लासों में एक आइडिया सभी को लग ही गया होगा कि किस किस तरीके के और कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो घर पे प्रैक्टिस करिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके साथ इस तरीके से स्टडी कर सके। डाउट हो तो डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। और अपने कमेंट ज़रूर लिखें, आप कमेंट लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा।